हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत मातृत्व का अध्ययन करेंगे। मूल सुधारवादी दृष्टिकोण क्या है, मूल सुधारवादी नारीवाद क्या है? महिलाओं से संबंधित आधारभूत समस्याओं को दूर करते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। यानी इसको फिर से देखिए, महिलाओं से संबंधित आधारभूत समस्याओं को दूर करते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना क्या कहलाता है? मूल सुधारवादी नारीवाद कहलाता है। और मातृत्व क्या होता है? मातृत्व क्या है? माता द्वारा प्रदत्त वह तत्व जो अच्छाई के क्षेत्र में बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होता है, वही क्या कहलाता है? मातृत्व कहलाता है। माता द्वारा प्रदत्त वह तत्व जिसमें व्यक्ति सदैव उन्नति ही करता है, सदैव प्रगति ही करता है, वह क्या कहलाता है? मातृत्व कहलाता है। वैसे भारतीय माताओं का तो स्वरूप, व्यवहार, आदर्श, क्रियाकलाप, जीवन पूरी तरह से सेवा के साथ साथ सद्भावनाओं के साथ इस प्रकार जुड़ा होता है कि बालक बालिकाओं के सदैव कल्याण की ही सोचती रहती है। ये भारतीय माताओं की महानता और आदर्श भी है। आगे चलते हैं। अगर हम विशेष तौर से मातृत्व की बात करें तो मातृत्व काल जो है गर्भावस्था से लेकर के 12 वर्ष तक विशेष रूप से माना जाता है। फिर भी भारतीय नारियों का तो अपना आदर्श है ही, तो वह 12 वर्ष तक माना जाता है। तो उसमें वह सभी गतिविधियां जो माताएं अपने बालक को संस्कार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, भावना के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आदर के माध्यम से, प्रेम, सभ्यता, साहस, सोच, सेवा, समर्पण, सद्व्यवहार, जिम्मेदारी, शरीर संगत रूप से इस प्रकार से प्रदान करती है कि उसके स्वभाव का निर्माण कर देती है। तो ये समस्त गतिविधियां जो बालक के स्वभाव का निर्माण करती है या आधारभूत फाउंडेशन का निर्माण करते हुए बालक के व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला रख देती है, वही मातृत्व कहलाता है। वही माँ का महत्व है। माँ की भारत में लोग जितना सेवा कर लें उतना ही आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेवा सदैव आगे ही बढ़ाती है। माँ की सेवा ही उसको सबसे महान बना के रखती है। तो आप भी सेवा करोगे तो आप भी महान बनी जाओगे। आगे चलते हैं। अब ये होता क्या है कि जो मातृत्व काल में या महिलाओं से संबंधित जो मातृत्व की अवस्था होती है उसमें अनेक अपराध होते रहते हैं। पुरुष द्वारा ज़्यादा होते हैं, महिलाओं द्वारा भी होते हैं। यानी उन महिलाओं द्वारा जो मातृत्व की अवस्था से नहीं है या फिर कोई अन्य अवस्थाओं से जुड़ी हुई, उनके द्वारा अपमान होता है। वो कौन कौन सा अपमान होता है, पहले हम उसको देखते हैं। अनुपयुक्त संबंध, पुरुष द्वारा अनुपयुक्त संबंध जो उचित नहीं है उसको रखना। कुपोषण में संबंध, शारीरिक बीमार हैं इस अवस्था में भी संबंध रखना, इस अवस्था में गर्भधारण करने में भी मातृत्व को चोट या मातृत्व का नुकसान होता है। मनोरंजन का साधन समझना स्त्रियों का, ये भी मातृत्व के लिए गड़बड़ है। सेवा की बाध्यता गर्भावस्था में है फिर भी लोग सेवा की अपेक्षा रखते हैं, इसके उसको पीड़ा इत्यादि भावनाहीनता की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, इसलिए सेवा की बाध्यता ये भी मातृत्व काल के लिए गलत है। अपमान करना मातृत्व काल में ये भी गलत है। मूर्खता का आरोप लगाना ये भी गलत है। शाब्दिक चोट, ताना मारना, उलाहना देना, बार बार किसी कार्यों को लेकर के झिकझिक करना, ये सब इत्यादि गड़बड़ है। उपचार की समस्या, अगर महिलाएं अस्वस्थ हैं तो उपचार की समस्या न होना, अभाव होना इत्यादि ये भी मातृत्व काल के लिए ठीक नहीं है। पोषण का अभाव, पर्याप्त स्वस्थ डाइट का न होना या ऐसी व्यवस्था न कर पाना, ये भी मातृत्व काल के लिए उपयुक्त नहीं है। लगातार बच्चों को उत्पन्न करना, यानी लगातार हर वर्ष बच्चे ही उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी मातृत्व के लिए उपयुक्त नहीं है। इच्छाओं का अनादर करना, गर्भावस्था में महिलाओं की इच्छा का, कष्ट का इत्यादि अनादर करना या ढोंग बताना या बार बार ताने देना, उलाहना देना इत्यादि जो गतिविधियाँ हैं वे गतिविधियाँ क्या कहलाती हैं? ये सभी गतिविधियां इस प्रकार होती हैं कि बालक जो है या माताएं जो है बालक को ठीक ढंग से गर्भावस्था में पालने में दिक्कत आती है।
या उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से भय का वातावरण, डराना, मारना पीटना, अत्यधिक क्रोध करना, भ्रांति भावना यानी उनके पीछे भूत प्रेत इत्यादि, बीमार है तो भूत प्रेत की भावना में लोग बहे जा रहे हैं इत्यादि समस्या है। सोच रखना यानी लड़ाई झगड़ा करना, आपस में झिकझिक करना, लड़ाई झगड़ा करना इत्यादि, ये सब जो गर्भावस्था से संबंधित जो हमने अनुपयुक्त यानी गलत व्यवहार बताएं, वो पुरुषों द्वारा हो चाहे महिलाओं के द्वारा करें, वो गलत है। उसके कारण से क्या होता है कि माता का तो अपना जो कष्ट होता है सो होता है, किसी का जीवन ही पूरा कष्टमय हो जाता है, खराब हो जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि ये जो मूलभूत समस्याएं हमने आपको बताया अनुपयुक्त व्यवहार के माध्यम से, इस मूलभूत समस्याओं को दूर करते हुए किस प्रकार से स्वस्थ मातृत्व को बनाए रखने के लिए कौन कौन सा उपाय लगे, अब हम उसकी बात करते हैं। नारीवाद में मातृत्व, नारीवाद का मतलब होता है मातृत्व काल में एक माता के लिए समाज में किस प्रकार से स्वस्थ विचारधाराएं जन्म लें, स्वस्थ विचारधाराएं लोगों के मन में हो, स्वस्थ व्यवहार लोगों के मन में हो, उसको हम बता रहे हैं। पहला ये है कि स्वस्थ पोषण एवं चिकित्सा का ध्यान रखना। जब कोई माता गर्भावस्था में है तो उस अवस्था में स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके खान पान का, उसके अगर बीमारी है तो उसके चिकित्सा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो दो बच्चों के बीच कम से कम विज्ञान के अनुसार 3 वर्ष का अंतर रखना चाहिए। 3 से ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दो बच्चों के बीच में जितना ही अंतर अधिक होगा उतना ही माता का शरीर स्वस्थ होगा और उसका व्यवहार, मस्तिष्क, नियंत्रण, स्वभाव इत्यादि बहुत अच्छे होते जाएंगे। इसलिए कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखना चाहिए स्वस्थ मातृत्व के लिए। तीसरा है अप्राकृतिक संबंधों पर कठोर प्रतिबंध। अप्राकृतिक संबंधों पर होता क्या है, स्त्री के अंदर घिनौना का भाव उत्पन्न हो जाता है, पुरुष के प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति, पति के प्रति इत्यादि के प्रति क्या होता है, घिनौना व्यवहार, अंदर घृणा का व्यवहार उत्पन्न होता है। जहाँ घृणा का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है वहाँ लड़के जो है विक्षिप्त मानसिकता के होने लगते हैं। तो ऐसे में अप्राकृतिक संबंधों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए। चौथा है मातृत्व संबंधी की अनिवार्यता। मातृत्व संबंधी की अनिवार्यता यानी मातृत्व से संबंधी की अनिवार्यता, इसका क्या मतलब है? हाँ, यहाँ पर हम ये चलते हैं कि जो मातृत्व से संबंधित अनिवार्यता का यहाँ ये तात्पर्य है, माता के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे उनका ख्याल रखना, उनका देख रेख करना, उनका सम्मान करना, उनको एक प्रकार से स्वस्थ वातावरण में रखना और उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा पोषण का ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार करना, ये जो बेसिक अनिवार्यता है उसे भी लोगों को बताया जाना चाहिए कि नहीं, इस अवस्था में इस बेसिक आवश्यकता को आप ज़रूर पूरा करें। पूरा करने से क्या होगा, उसके अंदर एक आत्मीयता और प्रेमपूर्ण वातावरण के साथ बच्चों को पाल सकेंगी और बच्चों को ऐसा व्यवहार और भावनाओं का निर्माण कर सकेंगी। 5वां चलते हैं, आत्मनियंत्रण संबंधी सुझाव को देना। मातृत्व काल में उस आत्मनियंत्रण का यहाँ तात्पर्य होता है शरीर से भी आत्मनियंत्रण करना और कष्ट सहन करना, या ये कहे विचारों को आत्मनियंत्रण करना। यदि कोई गलती हो गई हो तो वहाँ कठोरता से पेश नहीं आना है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर पति है, अगर वह संयम बरतता है, आत्मनियंत्रण करता है, तो किसी प्रकार का कोई विकृतियाँ या कोई दुर्भावनाओं का संचार नहीं होगा। जब दुर्भावनाओं का संचार नहीं होगा तो बालक और व्यवहार दोनों स्वस्थ रूप से विकसित होंगे। आत्मनियंत्रण का तात्पर्य। 6वां अगर देखें, परिवार नियोजन संबंधी सामग्री को उपलब्ध, सरकार को चाहिए कि परिवार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं और सामग्रियों को उपलब्ध कराते रहे ताकि बालकों में उचित अंतराल रखा जा सके। साथ ही इस नियंत्रण के साथ साथ माताएं उपयुक्त अवस्था में ही गर्भधारण कर सकें, दुख या रोग की अवस्था में गर्भधारण न कर सके, इसको बढ़ावा मिले। 7वां चलते हैं, परिवार में सम्मान और आदरपूर्ण वातावरण। अच्छे मातृत्व के विकास के लिए, अच्छे स्त्रियों के मातृत्व काल में बच्चों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि परिवार में सम्मानपूर्वक
उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनके संग आदरपूर्ण व्यवहार किया जाए। उस अवस्था में अगर कोई उनसे भूल भी होती है तो उनको कठोर या कोई अति गलत व्यवहार न किया जाए उनके संग, यानी कहने का मतलब अपराध का दंड न दे करके बल्कि उदारता उनके संग बरती जाए, तो वह जो है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों से बच्चों को और माता के व्यवहार दोनों को अच्छे ढंग से प्रभावित होगा और अच्छाई के क्षेत्र में ज़्यादा प्रमोट होगा। अगर 8वां चलते हैं मातृत्व अवकाश की स्वीकृति। अगर माता सरकारी जॉब करती है या प्राइवेट जॉब करती है या कहीं भी कोई कार्य करती है तो ऐसी अवस्था में उनको अवकाश पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए, साथ में उसमें उसको वेतन भी मिलना चाहिए, पैसा भी उसका पारितोषिक भी मिलना चाहिए। यह भी सरकार को वैधानिक तौर से व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि मातृत्व के प्रति, बच्चे के प्रति एक स्त्री के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो सके। पूर्वाग्रह की सोच का निराकरण। अगर महिलाओं के प्रति गर्भावस्था में अगर कोई पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित है तो उसका उपयुक्त समाधान होना चाहिए और जहाँ पर भ्रांतियाँ हैं उसके स्थान पर चिकित्सा की सुविधा को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। इत्यादि जो भ्रांतियां हैं, पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, इस सब को दूर करने संबंधी जितना सुझाव, जितना व्यवहार, जितना शिक्षा में प्रावधान हो सके करते हुए निराकरण करना चाहिए पूर्वाग्रह के होने। अगर वही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, अगर ये चाहिए सरकार को कि मातृत्व काल की रक्षा के लिए मातृत्व संबंधी गतिविधियों को स्वस्थ ढंग से संचालित और बनाए रखने के लिए सरकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, पोषण संबंधी चीज़ें उपलब्ध कराएँ और उनका देख रेख करे। फिलहाल में तो सरकार काफ़ी कर ही रही है। अभी पोषण संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं, पोषण संबंधी समस्या में भी सरकार पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसे भी करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि एक स्वस्थ मातृत्व में एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा और लोगों का एक गर्भावस्था में माता के प्रति लोगों का स्वस्थ विचार और स्वस्थ व्यवहार भी होने लगेगा। तो इस होगा क्या कि तब जो है मातृत्व के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण सबका बनेगा और स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ सोच के साथ बनेगा, स्वच्छ और स्वस्थ व्यवहार के साथ बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत मातृत्व का कितना बड़ा महत्व है और मातृत्व के प्रति कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए और मातृत्व के प्रति किस प्रकार सोच को समाज में प्रेषित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनका देख रेख किस प्रकार करना चाहिए ताकि महिलाओं में मातृत्व काल से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके, उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ व्यवहार का निर्माण हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।